सो हे एवरीवन, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का इस अमेजिंग से वीडियो में। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, ऐसे 210 को रिवाइज करने वाले हैं। ऐसे 210 बात करता है किससे रिलेटेड, एग्रीइंग द टर्म्स ऑफ ऑडिट एंगेजमेंट से रिलेटेड। मतलब ये क्या बोल रहा है कि ऑडिटर ने क्लाइंट का एंगेजमेंट एक्सेप्ट करने से पहले, मतलब क्लाइंट को अगर वो कोई भी ऑडिट की सर्विसेज दे रहा है, जैसे ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, अब क्योंकि ऐसे है तो ये ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के ऊपर ही लगता है। तो ऐसे सिचुएशन में अगर आप कोई भी क्लाइंट का काम एक्सेप्ट कर रहे हो, तो वो काम को एक्सेप्ट करने से पहले आपने कौन सी बातों का ध्यान रखना है, उसके बारे में स्टैंडर्ड कहता है। ठीक है ना। तो जो हमारा माइंडसेट होगा वो इस कदर रहना चाहिए इस स्टैंडर्ड को पढ़ते वक्त, कि अभी ऑडिटर ने काम को एक्सेप्ट नहीं किया है। काम को एक्सेप्ट करने से पहले ऑडिटर को क्या क्या चाहिए। तो देखो, ऑडिटर ऑडिट करने वाला है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का, यानी कि सर्विस देने वाला है क्लाइंट को, और बदले में इस एंगेजमेंट के लिए क्लाइंट उसे क्या पे करने वाला है, फीस पे करने वाला है, बराबर। तो अब ये जो एंगेजमेंट हो रहा है इनका, तो क्या आपको लगता नहीं इसके बीच के जो टर्म्स है, ये टर्म्स को इन्होंने एग्री कर लेना चाहिए कि मैं क्या काम परफॉर्म करने वाला हूं, यानी कि मेरा ऑब्जेक्टिव एंड स्कोप क्या है। सर, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी यानी कि ऑडिटर की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्लाइंट की यानी कि मैनेजमेंट की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आइडेंटिफिकेशन ऑफ एफआरएफ यानी कि कौन सा एफआरएफ एप्लीकेबल है, इसके अलावा एक ऑडिटर से क्या एक्सपेक्टेड फॉर्म एंड कंटेंट है। क्या कहा मैंने, बोलो। ऑडिटर से क्या एक्सपेक्टेड एंड फॉर्म एंड कंटेंट है। जैसे कि अपन ने क्लास में देखा था, एक ऑडिट रिपोर्ट होती है जो ऑडिटर इशू करता है। ये जो ऑडिट रिपोर्ट है ये ऐसे 700 के अनुसार, 700, 701, 705, 706, ऐसे ऐसे 700 की सीरीज है, उसके अनुसार ऑडिट रिपोर्ट बनती है। तो ऑडिटर ने भी ऐसे 700 की सीरीज का प्रयोग करके ऑडिट रिपोर्ट इशू करना चाहिए। इसे बोला जाता है एक्सपेक्टेड फॉर्म एंड कंटेंट फ्रॉम ऑडिटर, जिसके बारे में आप पहले से तय करके रख लेते हो, यानी कि अभी ऑडिट चालू होने से पहले ही आप तय करके रख लेते हो। ओके, यस। अब ऐसे 210 कहता है एग्रीइंग द टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट किसके बीच में, ऑडिटर, मैनेजमेंट एंड टीसीडब्ल्यूजी के बीच में। देखो, मैनेजमेंट मतलब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होती है, और टीसीडब्ल्यूजी मतलब अगर मान लो आपके कंपनी में ऑडिट कमेटी है, तो ऑडिट कमेटी को अपन लोग टीसीडब्ल्यूजी कहते हैं। ठीक है ना। याद करो, मैंने रिलायंस का यहाँ पे क्लास के अंदर आपको समझाया भी था, रिलायंस के पूरे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को बता के। ठीक है, अब ध्यान दो। सर, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है ये ऐसे का, तो ऐसे का ऑब्जेक्टिव बड़ा ही सिंपल सा है कि हम लोग एक्सेप्ट, एक्सेप्ट मतलब नए काम को एक्सेप्ट करना, और कंटिन्यू का मतलब होता है रिकरिंग ऑडिट के केस में कंटिन्यू करना। ऑडिट एंगेजमेंट को करते हैं ओनली व्हेन द बेसिस अपॉन विच इट इज टू बी परफॉर्म इज एग्रीड। मतलब क्या, कि सर कौन से आधार पर हमें ऑडिट करना है, अगर ये पहले से डिसाइडेड है तभी जाके हम एक्सेप्ट या कंटिन्यू करेंगे। यानी कि ऑडिटर चाहता है कि प्री कंडीशंस ऑफ एन ऑडिट प्रेजेंट हो, मतलब ऑडिट चालू करने से पहले कुछ सर्कमस्टांसेस, कुछ कंडीशंस मौजूद होनी चाहिए। मतलब ऑडिटर कहना है देखो ये सब चीजें होंगी ना तो ही मैं ऑडिट करने के लिए आऊंगा, और ऑडिटर और क्लाइंट के बीच में कॉमन अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए। देखो बेटा, क्लाइंट और ऑडिटर एंगेजमेंट में एंटर हो रहे हैं, तो एंगेज होने से पहले कॉमन अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए ना। नहीं तो आप एंगेजमेंट में कैसे जा सकते हो जब कॉमन अंडरस्टैंडिंग ही नहीं है और बाद में झगड़े हुए, तो मतलब क्लाइंट और ऑडिटर के बीच में झगड़े हुए, तो है ना। तो ऐसे इसमें बोल रहा है पहले ही आप क्या कर लो भैया, कॉमन अंडरस्टैंडिंग आपकी हो रही है क्या, उसको चेक कर लो। ओके सर, अब देखिए क्या, व्हाट आर द प्री कंडीशंस। अब प्री कंडीशंस का मतलब क्या है, मतलब मैं इसके बारे में बात कर रहा हूं। सर, प्री कंडीशंस का मतलब होता है कि मैनेजमेंट के द्वारा एक्सेप्टेबल एफआरएफ का प्रयोग करना। एक्सेप्टेबल एफआरएफ का मतलब होता है जैसे कंपनीज एक्ट के अनुसार शेड्यूल 3 ये एक्सेप्टेबल एफआरएफ हुआ, तो एक्सेप्टेबल एफआरएफ का प्रयोग करना मैनेजमेंट के द्वारा। क्यों, ताकि प्रिपरेशन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को बनाने के लिए, किसके लिए बोलो, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को बनाने के लिए। और इसके साथ साथ मैनेजमेंट और टीसीडब्ल्यूजी का एग्रीमेंट कौन से बेसिस पर, कौन से प्रेमाइस पर, कौन से आधार पर कंडक्ट किया जाएगा, उनके बीच में कॉमन अंडरस्टैंडिंग। अब सर कौन से प्री कंडीशंस होने चाहिए, तो देखो ये सारे वो प्री कंडीशन है बेटा जो होने चाहिए, जो ऑडिटर कह रहा है कि ये अगर चीजें होंगी तो मैं ऑडिट करने आऊंगा। जैसे एफआरएफ जो मैनेजमेंट यूज करेंगे, आप लोग जानते हो मैनेजमेंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को बनाता है, तो मैनेजमेंट जो एफआरएफ का प्रयोग करेंगी वो एक्सेप्टेबल होना चाहिए। दूसरा, मैनेजमेंट जानती है और मानती है कि ये मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। क्या मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को प्रिपेयर करने की, इंटरनल कंट्रोल को लगाने की, ताकि फाइनेंशियल स्टेटमेंट में मटेरियल मिसस्टेटमेंट ना हो, और ऑडिटर को देने की, क्या देने की, तीन चीजें देने की। मतलब जो भी इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट के पास है, मैनेजमेंट
अवेयर है वो सारी इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट प्रोवाइड करेंगी ऑडिटर को। जो भी एडिशनल इंफॉर्मेशन ऑडिटर मांगेगा वो मैनेजमेंट को देना होगा, और अनरिस्ट्रिक्टेड एक्सेस आपको देना होगा कि ऑडिटर किसी भी पर्सन के पास जाके बातचीत कर सकता है कंपनी के अंदर, उसे अनरिस्ट्रिक्टेड एक्सेस कहा जाता है। सर मुझे एक बात बताइए, अगर ये प्री कंडीशंस मौजूद नहीं है तो अगर लॉ नहीं चाहता बेटा तो आप ऑडिट को एक्सेप्ट मत करना। मतलब अगर लॉ कहता है कि नहीं 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 प्री कंडीशन मौजूद नहीं है फिर भी आपने ऑडिट को एक्सेप्ट करना चाहिए, तो फिर आप ऑडिट को एक्सेप्ट करेंगे। अदरवाइज क्या आप ऑडिट को एक्सेप्ट करेंगे क्या? नहीं सर, अदरवाइज आप ऑडिट को एक्सेप्ट नहीं करेंगे। क्या आप इस बात को समझे? ओके सर, अगला अब बात करेंगे एग्रीमेंट ऑन ऑडिट एंगेजमेंट टर्म्स के बारे में। मुझे बताइए, देखो सर जनरली ऑडिट जो होता है एक तो ये लॉ के अनुसार कराया जाएगा, तो लॉ के अंदर ही एंगेजमेंट टर्म्स डिसाइडेड होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल बैंक ऑडिट के केस में आरबीआई एक्ट जो है, जो बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट है, वो कहता है ऑडिट कराना चाहिए। तो ऐसे सिचुएशन में उसके जो टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट है वो कौन डिसाइड करेगा? बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट डिसाइड करेगा। लेकिन बाकी केसेस के अंदर इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, मतलब क्लाइंट और ऑडिटर के बीच में कॉन्ट्रैक्ट डिसाइड होता है और उसके बेसिस पर ऑडिट किया जाता है, जिसके टर्म्स को इनका कहना है कि आपने लिख के रखना चाहिए। क्यों लिखना चाहिए? ताकि फ्यूचर में डिस्प्यूट कम से कम हो और मिसअंडरस्टैंडिंग भी क्या होनी चाहिए? कम से कम होनी चाहिए। ओके, अगला देखो क्या सर, जो ऑडिटर है ये, अब देखिए ये हुआ पहला पोर्शन, और जो क्या कहता है कि प्री कंडीशन मौजूद होना चाहिए। अब कॉमन अंडरस्टैंडिंग आपको कौन से पॉइंट पे चाहिए? तो अपन ने शुरुआत में पढ़ लिया था सर, ऑडिटर जो होता है ना ये एंगेजमेंट लेटर भिजवाता है क्लाइंट को। ध्यान रखना इस बात को, ऑडिटर एंगेजमेंट लेटर को भिजवाता है क्लाइंट को, जिसके अंदर कुछ 5 बातें इंक्लूड होंगी। पहला, ऑब्जेक्टिव एंड स्कोप क्या है ऑडिटर का, रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑडिटर की, रिस्पॉन्सिबिलिटी मैनेजमेंट की, एफआरएफ कौन सा है, और आखिरी में एक्सपेक्टेड फॉर्म एंड कंटेंट ऑफ एनी रिपोर्ट टू बी इशूड बाय ऑडिटर, यानी कि ऑडिटर को जो रिपोर्ट इशू करना है वो क्या एक्सपेक्ट किया जा रहा है ऑडिटर से। टैक्स ऑडिट रिपोर्ट करना है, जीएसटी ऑडिट रिपोर्ट करना है, या कौन सी ऑडिट रिपोर्ट आपको देना है, ये इसके बारे में बात किया जाता है इस पॉइंट के अंदर। ओके सर, मुझे एक बात बताइए, अभी तो काम चालू भी नहीं हुआ, अभी तो एंगेजमेंट होने का ही है बेटा, और उससे पहले अगर जो क्लाइंट है वो आपके ऊपर रिस्ट्रिक्शन डाले, मतलब अभी तक एंगेजमेंट भी नहीं हुआ है और सामने वाला व्यक्ति अभी से आपके ऊपर रिस्ट्रिक्शन डाल रहा है बेटा, समझ रहे? और तो आपको ये देखना है क्या इस रिस्ट्रिक्शन से घुटन हो रही है। घुटन का मतलब क्या है? क्या डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन हो रहा है? क्या मैं खराब ओपिनियन दूंगा? तो मैं अगर खराब ओपिनियन नहीं दूंगा तो एक्सेप्ट कर लो काम को। पर इस घुटन, ये घुटन इतनी ज्यादा है बेटा, तो निकल जाओ ये टॉक्सिक रिलेशनशिप से। यानी कि आपने काम को एक्सेप्ट नहीं करना है, और अगर लॉ चाहता है, लॉ चाहता है मतलब कि मम्मी पापा लॉ चाहता है तो बहुत ही ज्यादा लॉ की इच्छा है, तब आप क्या करना? काम को एक्सेप्ट करना। अदरवाइज आप काम को एक्सेप्ट करेंगे क्या? नहीं सर, नहीं करेंगे। अगला सर, मान लो ऐसा हुआ, अब देखो ये क्या, ये तो रिस्ट्रिक्शन के बारे में बात किया, लेकिन अगला बात करता है एंगेजमेंट टर्म्स। बताया कुछ और था, कर कुछ और रहे हैं। मतलब क्या कि एंगेजमेंट टर्म्स कुछ और डिसाइड हुए थे। अब सामने वाली मैनेजमेंट आपको अप्रोच करती है और कहती है प्लीज एंगेजमेंट टर्म्स को चेंज कर दो ना, तो यहां पे आपको चेक करना है कि क्या रीजनेबल जस्टिफिकेशन है क्या चेंज करने का। अगर रीजनेबल जस्टिफिकेशन है तो चेंज करना सर, लेकिन अगर रीजनेबल जस्टिफिकेशन नहीं है तो क्या आपको चेंज करना होगा क्या? नहीं सर, फिर आपको चेंज करने की कोई आवश्यकता नहीं है। क्या कहा मैंने? बोलो। फिर आपको चेंज करने की कोई आवश्यकता नहीं है, इस बात का ध्यान रखना। ओके सर, मान लो अगर सरकमस्टांसेस बदल गए, जिससे नीड ऑफ सर्विस बदल रही है, तो फिर आप डेफिनेटली चेंज करना। सर, कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही है नेचर ऑफ ऑडिट को लेके, तो अगेन आप यहां पे चेंज कर सकते हो, फिर कोई बात नहीं है। मतलब ये रीजनेबली जस्टिफिकेशन वाले क्राइटेरिया में आ रहा है। बट अगर रीजनेबली वैलिड रीजन ही नहीं है चेंज करने के, तो चेंज करने की आपको नौबत आनी चाहिए क्या? नहीं आनी चाहिए। अब देखो क्या, बिफोर एग्रीइंग टू द चेंज ऑफ ऑडिट एंगेजमेंट, एंगेजमेंट टू द लोअर लेवल ऑफ अश्योरेंस। मतलब देखो क्या बोल रहा है सर, मैं यहाँ पे ऑडिट एंगेजमेंट को एक्सेप्ट किया था, यानी कि मुझे रीजनेबल अश्योरेंस देना है। अब क्लाइंट मुझे कहता है कि आपके एंगेजमेंट को लोअर लेवल वाला अश्योरेंस कर देते हैं, लिमिटेड अश्योरेंस वाला काम कर देते हैं। मतलब मैं क्या कर रहा हूं? रीजनेबल लेवल से लोअर लेवल, हाई लेवल से मिडिल लेवल के ऊपर आ रहा हूं, ऐसा समझो। तो ऐसे लोअर लेवल वाले काम को एक्सेप्ट करने से पहले ऑडिटर ने क्या कंसिडर करना चाहिए? ऑडिटर ने रीजनेबल जस्टिफिकेशन देखना चाहिए। अगर है तो आप कर लो, अगर नहीं है तो काम को छोड़ देंगे क्या?
हाँ सर काम को छोड़ देंगे। लेकिन ध्यान रखना, बिफोर चेंज मुझे ये देखना है कि क्या कोई लीगल या कॉन्ट्रैक्चुअल मेरा इम्प्लीकेशन है क्या, मुझे कोई लॉ के द्वारा किसी को रिपोर्ट करने की जिम्मेवारी है क्या, कॉन्ट्रैक्ट के अंदर कुछ रिपोर्ट करने की जिम्मेवारी है क्या, वो मुझे चेक करना होगा। ठीक है, ओके। अगला देखिए, अब देखो क्या बोल रहा है। ये कह रहा है टॉपिक कि सर ऑडिटर अपॉइंट हुआ था, यहाँ पे उसका एंगेजमेंट चेंज हुआ, तो इसके बीच में उसने कुछ ना कुछ काम किया होगा। सवाल बनता है क्या इस काम का वो इस नए एंगेजमेंट के लिए, जो चेंज एंगेजमेंट है उसके लिए उसने प्रयोग करना चाहिए क्या। तो कितना लॉजिकल है, देखो ये क्या बोलता है, सर क्या वो काम रेलेवेंट है क्या, अगर रेलेवेंट नहीं है तो यूज मत करना, पर अगर वो रेलेवेंट है तो आप क्या यूज करेंगे क्या, हाँ सर फिर आप यूज कर लेना। क्या बोल रहा है, बोलो, फिर आप यूज कर लेना। समझ गए बेटा, यस। अच्छा सर ये जो चेंज एंगेजमेंट हुआ है, क्या इसके लिए नया एंगेजमेंट लेटर लगेगा, हाँ सर रिटर्न फॉर्म में इसका नया एंगेजमेंट लगेगा। और ध्यान दो, ये जो चेंज एंगेजमेंट की रिपोर्ट है ना, ये जो न्यू रिपोर्ट है उसमें आपने एक्स के बारे में बात करना है क्या, नहीं, यानी कि एक्स ओरिजिनल एंगेजमेंट क्या था और उसके अंदर कोई प्रोसीजर को आपने परफॉर्म किया होगा तो उसके बारे में आप बात करेंगे क्या, बिल्कुल बात नहीं करेंगे, ऐसा इनका कहना है। ओके सर, अब ऑडिटर के समक्ष ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि वो नए एंगेजमेंट में एंटर नहीं होना चाहता, बट मैनेजमेंट परमिशन नहीं दे रही है पुराने एंगेजमेंट से कंटिन्यू करने के लिए। तो ऑडिटर को देखना है कि हो सके तो विड्रॉ कर जाओ, अगर लॉ अलाउ करता है तो छोड़ दो इस काम को, जमाना कुछ नहीं कहेगा। ठीक है, लेकिन 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 समझना, अगर ऑडिटर को यह भी चेक करना है कि क्या मेरे ऊपर लॉ के द्वारा या कोई रिपोर्टिंग ऑब्लिगेशन है क्या, अगर मेरे ऊपर कोई जिम्मेवारी है तो मुझे क्या रिपोर्ट करना पड़ेगा क्या, हाँ सर रिपोर्ट करना पड़ेगा। क्या कहा मैंने, बोलो, हाँ सर रिपोर्ट करना पड़ेगा। ओके, अब बात करेंगे रिकरिंग ऑडिट से रिलेटेड, जो अगेन ये लास्ट टॉपिक है इस पूरे अपने ऐसे 210 का। रिकरिंग ऑडिट का मतलब क्या होता है, बार बार ऑडिट करना, बार बार एक ही पर्सन ऑडिट कर रहा है क्लाइंट का। तो आपने ये देखना है क्या सर्कमस्टांसेस है क्या टर्म्स को रिवाइज करने के लिए, या नीड टू रिमाइंड की जरूरत है क्या, इनका लॉजिक क्या है समझो। ये कह रहे हैं कि जब बार बार आप एक ही क्लाइंट का काम कर रहे हो और एक ही काम कर रहे हो तो आपने कोई नया एंगेजमेंट लेटर नहीं भेजना है, लेकिन कुछ ऐसे सर्कमस्टांसेस हो सकते हैं जहां पे आपको लगे कि टर्म्स को रिमाइंड करवाना है, दोबारा से याद दिला दूं मैं, या टर्म्स को रिवाइज करवाना है। वो कौन से ऐसे मैटर्स है, मान लो जैसे एंटिटी ने आपके स्कोप या ऑब्जेक्टिव को मिसअंडरस्टैंड कर लिया है, या कोई रिवाइज या स्पेशल टर्म्स कुछ चेंजेस हो रहे हैं, मान लो सीनियर मैनेजमेंट में चेंज हुआ, ओनरशिप में चेंज हुआ, याद है आपको येस बैंक का एग्जांपल, एनडीटीवी का एग्जांपल। फिर सर इसके अलावा अगर मैं बात करूं, नेचर ऑफ चेंज इन नेचर हो रहा है एंड साइज ऑफ एंटिटी, एंटिटी बहुत बड़ी हो रही है या कम हो रही है, एंटिटी एक्विजिशन कर रही है दूसरे कंपनी को, अदानी सीमेंट का एग्जांपल लिया था अंबुजा वाला। फिर इसके अलावा अगर एफआरएफ चेंज हो रहा है, याद है शेड्यूल 3 से 13 आ गया, एग्जांपल लिए थे अपन ने, तो अगर एफआरएफ चेंज हो रहा है तो इन सारे सिचुएशन के अंदर फिर आपको नया एंगेजमेंट लेटर भेजना पड़ेगा क्या, हाँ सर नया एंगेजमेंट लेटर भेजना पड़ेगा। अदरवाइज आपको नया एंगेजमेंट लेटर भेजने की जरूरत है क्या, नो सर आपको नया एंगेजमेंट लेटर भेजने की जरूरत नहीं है। क्या आप इस बात को समझ गए, सारे लोग जल्दी से बताइए यस सर, एकदम बढ़िया से यहाँ पे फिनिश ऑफ हो जाता है अपना ऐसे 210। ठीक है ना, तो ऐसे 210 होता है पूरा पूरा समाप्त। अब अगर आप इस चैनल के ऊपर नए हैं तो जरूर से इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिएगा गाइस, राइट। और इसके अलावा अगर मैं बात करूं आपके साथ, तो जो हमारी ऑडिट की क्लासेस है, ये ऑडिट की क्लासेस अगर आप फेस टू फेस करना चाहते हैं तो ये होती है नागपुर के अंदर डीजीएस कैप्स, है ना, तो डीजीएस कैप्स में मेरी फेस टू फेस क्लासेस होती है। और अगर किसी को क्लासेस ऑनलाइन मोड से करनी है तो आप igsir.in को विजिट कर सकते हैं, और यहाँ पे मेरी ऑनलाइन क्लास के रिकॉर्डिंग्स भी अवेलेबल होते हैं क्या, बिल्कुल बिल्कुल होते हैं। ठीक है ना, यस। तो ये होती है दो जगह हमारी ऑडिट की क्लासेस, बस ध्यान रखना कि इसके अंदर आपको केवल और केवल ई बुक मिलती है। ई बुक का मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक किताब, यानी कि पीडीएफ आपको मिलती है ऑनलाइन क्लास के अंदर। आप चाहे तो उसको प्रिंट करवा सकते हैं, फेस टू फेस के अंदर डेफिनेटली आपको फिजिकल कॉपी मिलती है। हाँ, अगर आपको चाहिए तो आप प्रिंटेड कॉपी अलग से ऑर्डर कर सकते हैं, बट ऑनलाइन क्लासेस के वक्त आपको ई बुक ही साथ में मिलती है क्या, यस सर मिलती है, राइट। थैंक यू सो मच वंस अगेन, होप सो आप सभी लोगों को ये चीजें एकदम बढ़िया से समझ में आ गई हो। थैंक यू सो मच वंस अगेन, बाय बाय, टेक केयर एवरीवन।